हाँ, चलिए लिखना बंद करिए अब। देखिए, आज का हम लोग का जो टॉपिक है वह है निषेचन पश्च संरचनाएं एवं घटनाएं, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड स्ट्रक्चर। इसके पहले हम लोग ने जो है निषेचन पूर्व संरचनाएं और घटनाएं के विषय में पढ़े। निषेचन पूर्व संरचनाएं और घटनाएं में हमने देखा कि जो पुष्प का नर भाग होता है, यानी कि जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर के अंतर्गत आपने देखा उसमें जो है कि उसमें पराग कोष होते हैं और जो है तंतु फिलामेंट होते हैं। और उसमें जो है जो पराग कोष के अंदर आपके जो है पुष्प का परागकण होता है। उसके बाद आपने देखा जो है स्त्री जननांग, यानी कि जो मादा जनन होता है, उसमें देखे कि आप जो है पुष्प का जो है वर्तिकाग्र के विषय में देखे, वर्तिका देखे और अंडाशय के विषय में देखे। देन उसके पश्चात आप लोग ने जो है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को देखे कि जब पुष्प पे जो है परागण की क्रिया संपन्न होती है, तो परागण की क्रिया संपन्न होने के पश्चात किस प्रकार से पुष्पों में जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है ना। तो ये सब जो घटनाएं थी हमने जो है निषेचन पूर्व संरचना और घटनाएं के विषय में बात किया। लेकिन आज हम लोग जो है निषेचन पश्च संरचना और घटना के विषय में बात करेंगे। इसके पिछले क्लास में हमने देखा कि पुष्पों में जो है पुष्पी पादपों में किस प्रकार से डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, किस प्रकार से द्विनिषेचन की घटना होती है और त्रिसंलयन क्या होता है। यानी कि हमने बात देखा कि जब पुष्पों में जो है पराग नलिका विकसित होती है, तो पराग नलिका विकसित होने के पश्चात जो है जब ये इस पराग नलिका में दो मेल गैमेट जो है आगे की ओर बढ़ते हैं बीजांड की ओर, तो बीजांड के जो हमारा जो बीजांड द्वार होता है, उस बीजांड द्वार पर हमें जो है तीन कोशिकाएं होती हैं। तीन कोशिकाओं में जो है दो कोशिका सहायक कोशिका होती है और एक कोशिका अंड कोशिका होती है। तो ये जो पराग नलिका में हमारा जो मेल गैमेट होता है, ये एक मेल गैमेट जो होता है इस बीजांड द्वार के अंदर जो हमारा तीन कोशिका होती है, उसमें एक कोशिका अंड कोशिका होती है। उस अंड कोशिका को जाकर के एक मेल गैमेट क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। उससे क्या है कि जायगोट का निर्माण होता है और एक जायगोट यह युग्मनज जो है फिर किसमें बदलता है, एम्ब्रियो में, है ना। अब जो हमारा दूसरा मेल गैमेट होता है, यह दूसरा मेल गैमेट जनरली जाकर के दूसरी सहायक कोशिका से होते हुए जो है ध्रुवी कोशिका की ओर बढ़ता है, यानी कि पोलर सेल की ओर बढ़ता है। अब ये जाकर पोलर सेल को फर्टिलाइज करता है, तो पोलर सेल को फर्टिलाइज करने के पश्चात जो है भ्रूणपोष का निर्माण होता है कि इंडोस्पर्म का निर्माण होता है, ठीक है। और ये इंडोस्पर्म जो होता है या भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो के विकसित होने से पहले विकसित होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा एम्ब्रियो होता है, जो भ्रूण होता है, उसको पोषण मिल सके, इसलिए भ्रूणपोष का निर्माण पहले होता है। बात आई समझ में? तो ये सारी घटनाएं जो हम लोग ने इसके पिछले क्लासेस में देखे। आज हम बात करेंगे निषेचन पश्च संरचना और घटना के विषय में। तो जनरली जब पोस्ट फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होने के पश्चात जो निभागी सिरे पर और जो बीजांड द्वार सिरा होता है, जनरली बीजांड द्वार सिरे पर जो हमारी तीन कोशिकाएं होती हैं, उसमें जो आपका एंटीपोडल सेल होती है, एंटीपोडल सेल तीनों एंटीपोडल सेल क्या होती है, डीजेनरेट हो जाती है। हमने आपको इसके पहले क्लास में बताया था, किसी ने क्वेश्चन किया था कि जो निभागी सिरे पर जो तीन कोशिकाएं हैं उनका क्या होगा, है ना। तो जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जब संपन्न होगा, जब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की प्रोसेस शुरू होगी, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे ही आपका कंप्लीट फर्टिलाइजेशन होगा, है ना, कंप्लीटली फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात जो हमारा जो निभागी सिरे पर हमारा तीन कोशिकाएं वो क्या होगी, अभ्रष्ट हो जाएंगी, है ना, अभ्रष्ट हो जाएंगी। और यहाँ पर आपका एंटीपोडल जो सेल होती है, इसमें जेनरेटिक एंटीपोडल्स क्या होती है, वो भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। आपने देखा होगा कि उसमें फर्टिलाइजेशन के पश्चात जो भ्रूणपोष बनता है, भ्रूणपोष के पश्चात ये जलने हमारी जो ध्रुवी कोशिका होती है, ध्रुवी कोशिका के अंदर जलने क्या होता है, तीन केंद्रकों का संलयन होता है ना। तीन केंद्रकों का संलयन जलनी जो ध्रुवी कोशिका होती है, जो पोलर सेल होती है, इस पोलर सेल के जलनी टू न्यूक्लियाई होते हैं,
दो न्यूक्लियाई होते हैं, दो केंद्रक होते हैं, है ना। और एक केंद्रक आपका किसका, मेल गैमेट का, मतलब 3 केंद्रकों का संलयन हुआ, इसलिए ये घटना क्या कहलाती है, त्रिसंलयन कहलाती है। अब जल्दी जब इससे भ्रूणपोष का निर्माण हो गया तो जल्दी इसका जो केंद्रक होता है ना, आप देख रहे हैं इसके केंद्रक को जल्दी हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं, यानी कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। और प्राइमरी भ्रूणपोष केंद्रक के जो सराउंडिंग में जो सेल होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, है ना, यानी कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के सराउंडिंग में आसपास की जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं भाई, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल कहते हैं। जनरली होता है क्या, जनरली अगर आप लोग ने बीजांड की संरचना जब देखे थे, बीजांड काय की जब संरचना आप देखे थे, तो बीजांड काय की संरचना में जनरली यहाँ पर हमारा एक अब यहाँ जायगोट का निर्माण होता है ना, युग्मनज, और यहाँ पर हमारा क्या होता है, 3 न्यूक्लियाई होता है ना। अब इन न्यूक्लियाइयों में यानी कि इन केंद्रकों में क्या होता है, 3 न्यूक्लियर डिवीजन होता है ना। क्या होता है, 3 न्यूक्लियर डिवीजन होता है। जब 3 न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो 3 न्यूक्लियर डिवीजन के पश्चात जो है इसमें ये जो केंद्रक होता है ये अलग अलग भागों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। जब अलग अलग पार्टों में बढ़ता है तो जब 3 न्यूक्लियर के पश्चात इसमें क्या होता है कि ये इसके बाद की जो घटना है, अब इसमें सेल मेम्ब्रेन का निर्माण होगा, यानी कोशिका भित्ति जो होती है, जब तक इसके अंदर 3 न्यूक्लियर डिवीजन स्वतंत्र केंद्र की विभाजन की प्रक्रिया जब तक होती है तब तक सेल मेम्ब्रेन का निर्माण नहीं होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। यानी कि जब इसमें 3 न्यूक्लियर डिवीजन की प्रोसेस संपन्न होती है उसके पश्चात क्या होता है, इसमें जो है सेल में कोशिका भित्ति का निर्माण होता है ना। जब कोशिका भित्ति का निर्माण होगा किसके पश्चात हो, स्वतंत्र केंद्र की विभाजन के पश्चात। स्वतंत्र केंद्र की विभाजन के पश्चात जब इसमें जो है कोशिका भित्ति का निर्माण होगा, तो जब कोशिका भित्ति का निर्माण होगा तो ये कोशिका भित्ति धीरे इसमें क्या बनेगी, केंद्र की कोशिका बनने लगेंगी, है ना, केंद्र की कोशिकाएं इसमें बनेगी। और ये जो केंद्रीय कोशिकाएं होती हैं, ये केंद्रीय कोशिकाएं जो है उस बाद में जो है भ्रूणपोष के अंदर की जो सेल होती है, जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं का निर्माण करती है। यानी कि जब इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के पश्चात जब कोशिका भित्ति का निर्माण होता है तो कोशिका भित्ति धीरे धीरे क्या होती है, इसमें जो है केंद्र की कोशिकाएं बनने लगती हैं, और केंद्र की कोशिकाएं बनने के पश्चात भ्रूणपोष के अंदर जब कोशिकाएं बनने लगती हैं तो भ्रूणपोष के अंदर जब कोशिका बनने लगती है तो ये कोशिका मिलकर क्या करती है, धीरे धीरे भ्रूणपोष ऊतकों का निर्माण करती है ना। ये कोशिका धीरे धीरे क्या करती है, भ्रूणपोष ऊतकों का निर्माण करती है। यानी कि ये पूरी संरचना जो होती है एक जब भ्रूणपोष निर्मित होता है तो भ्रूणपोष निर्मित होने के पश्चात जब उसमें जो ये इवेंट घटित मतलब जब घटनाएं घटित होती है, यानी कि जब इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के पश्चात जब इसमें सेल मेम्ब्रेन बनते हैं तो सेल मेम्ब्रेन के पश्चात उसके अंदर केंद्र की कोशिका का निर्माण होता है, और ये कोशिकाएं धीरे धीरे मिलकर के किसका निर्माण करती हैं, ऊतकों का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से जो है एक भ्रूणपोष की जो है भ्रूणपोष का निर्माण होता है। जनरली अगर आप लोग नारियल देखे होंगे, कच्चा नारियल,
कच्चे नारियल का पानी सब पीते भी होंगे, है ना, पाइप लगा के छोड़ जाते होंगे पूरा, है ना। तो जनरली होता है क्या, देखो कभी कभी होता है क्या कि कुछ ये जो भ्रूणपोष होते हैं, जो एंडोस्पर्म होते हैं, इन एंडोस्पर्म का पूर्णतः उपयोग एम्ब्रियो द्वारा कर लिया जाता है, लेकिन कभी कभी एम्ब्रियो द्वारा इस भ्रूणपोष का जो है पूर्णतः उपयोग नहीं हो पाता है ना। बात को समझिए, क्योंकि आप लोग समान तौर पर जान रहे हैं कि जो भ्रूणपोष होता है, इस भ्रूणपोष का उपयोग कौन करता है, एम्ब्रियो करता है अपने पोषण के लिए। तो कभी कभी क्या होता है कि एम्ब्रियो द्वारा इस भ्रूणपोष का पूर्णतः उपयोग कर लिया जाता है, और कभी कभी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर जो है एम्ब्रियो द्वारा इस भ्रूणपोष का पूर्णतः उपयोग नहीं हो पाता है, नहीं कर, जैसे मटर हो गया आपका, मूंगफली हो गया, है ना, सेम बीज सेम हो गया, है ना। तो इनके द्वारा जो होता है भ्रूणपोष का उपयोग जो है पूर्णतः हो जाता है। लेकिन आपका जो नारियल देखे होंगे, इस नारियल में क्या होता है कि नारियल में एम्ब्रियो द्वारा भ्रूणपोष का उपयोग पूर्णतः नहीं हो पाता है। जनरली अगर आप नारियल का संरचना देखेंगे, मतलब कच्चा नारियल, है ना, अब इसके अंदर, है ना, देखिए ये व्हाइट वाला पार्ट होता है, मलाई वाला, है ना भाई। जनरली क्या होता है कि नारियल, आप कच्चा नारियल ले जाएंगे, उसका मलाई वाला भी अलग मिलता है, और मतलब उसमें पानी नहीं रहेगा, है ना, पानी निकाल देते हैं शायद, है ना, और एक पानी के साथ मिलता है ना। तो ये व्हाइट वाला जो पार्ट होता है, व्हाइट वाले पार्ट को हम लोग कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। है ना, जो व्हाइट वाला पार्ट होता है कोशिकीय भ्रूणपोष होता है, यानी कि सेलुलर एंडोस्पर्म होता है वो, है ना, यानी कि कच्चे नारियल में अब ये जो पानी है इसमें, ये जो लिक्विड वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग कहते हैं केंद्रकीय, यानी कि ये जो हमारा जो नारियल होता है, नारियल जनरली ऐसा, मतलब एक ऐसा होता, मतलब फल है जिसमें हम लोग जो है इसका जो भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म जो होता है, जो भ्रूणपोष होता है, इस भ्रूणपोष का उपयोग एम्ब्रियो द्वारा पूर्णतः नहीं हो पाता है, जिसमें से हम लोग जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, इस व्हाइट वाले पार्ट को हम लोग जो है कोशिकीय भ्रूणपोष के नाम से जानते हैं, और आपका जो ये लिक्विड वाला पार्ट होता है, इस लिक्विड वाले पार्ट को हम लोग केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। इस भ्रूणपोष के अंदर जो प्राथमिक प्राथमिक भ्रूणपोष होता है, इस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के अंदर जनरली क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और ये अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात इसके जो है केंद्रक अनेक न्यूक्लियाइयों में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, है ना। देख रहे हैं इसमें जब विभाजन हो रहा है ना, तो इसके जो केंद्रक होते हैं वो अलग अलग जो है अनेक न्यूक्लियाइयों में बढ़ जा रहे हैं, है ना। तो ये घटना जो होती है एक भ्रूणपोष के अंदर क्या होती है, संपन्न होती है। तो जनरली आप लोग देखे होंगे कि भ्रूणपोष का विकास पहले होता है ना, क्या हो रहा है भाई, भ्रूणपोष का विकास हो रहा है, अब उसके बाद क्या हो रहा है, भ्रूण का विकास हो रहा है ना। तो भ्रूणपोष का विकास यानी कि डेवलप ऑफ एंडोस्पर्म, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब सबसे पहले जो होता है हमारा किसका विकास होता है, भ्रूणपोष का। अब भ्रूणपोष का विकास होने के बाद जो है एम्ब्रियो का डेवलप होगा, है ना। तो एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होगा तो इससे क्या बनेंगे, जनरली जब बीज का निर्माण होगा, तो जो बीज होता है, या बीज यानी कि जो सीड्स होते हैं,
ये सीड्स किससे बनते हैं? बीजांड से। यानी कि जो बीजांड होता है फल के, मतलब फल के अंदर जो बीजांड होता है, तो वो बीजांड से किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है। सॉरी, पुष्प का जो बीजांड होता है ना, तो उस बीजांड से किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है। और जो पुष्प का अंडाशय वाला पार्ट होता है, उस अंडाशय वाले पार्ट से किसका निर्माण हो रहा है? फल का निर्माण हो रहा है। तत्पश्चात जो है प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में क्या हो रहा है? बार अभी मैं बताया था कि प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका जो होती है, हमारी प्राइमरी इंडोस्पर्म जो सेल होती है, उसमें क्या होता है? विभाजन होता है ना, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और विभाजन के पश्चात जो है कह रहा है कि त्रिगुणित भ्रूणपोष ऊतकों की क्या होती है? रचना होती है। यानी कि आपका जो भ्रूणपोष होता है, इस भ्रूणपोष के अंदर जब अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात जो है इसमें त्रिगुणित भ्रूणपोष की क्या होगी? रचना होगी। और इन कोशिकाओं में क्या होता है? खाद्य सामग्री होता है। जनरली जो भ्रूणपोष होता है, उस भ्रूणपोष में क्या होता है? खाद्य यानी कि पोषक सामग्री होता है ना। अब क्या होता है कि अब खाद्य सामग्री के पश्चात जो है विकासशील भ्रूण की पोषकता के लिए क्या होता है? यही जो खाद्य सामग्री होता है, यहाँ देख रहे हैं कोशिकाओं में जो खाद्य सामग्री होता है, इस खाद्य सामग्री का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? भ्रूण द्वारा। तो कह रहा है कि विकासशील भ्रूण की पोषकता के लिए क्या होता है? ये उपयोगी होता है। ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि समान प्रकार के प्राथमिक भ्रूणपोष विकास केंद्र की विभाजन से गुजरकर जो है मुक्त केंद्री के रूप में क्या होते हैं? पैदा होते हैं, है ना। यानी कि इसमें जो है प्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। प्री न्यूक्लियर डिवीजन के पश्चात जो है भ्रूणपोष विकास की यह घटना जो होती है, मतलब कहने मतलब यहाँ ये है कि यहाँ पर जो सामान्य प्रकार के प्राथमिक भ्रूणपोष का जो डेवलप हो रहा है, वह प्राथमिक भ्रूणपोष डेवलप किससे हो रहा है? केंद्रकीय विभाजन के पश्चात, है ना। तो केंद्रकीय विभाजन से जब ये प्रक्रिया गुजरती है, यानी कि केंद्रकीय जब विभाजन होता है, यानी कि प्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, तो फिर न्यूक्लियर डिवीजन के पश्चात इसमें मुक्त केंद्रकीय के रूप में क्या होता है? ये उत्पन्न होता है। इसी घटना को जो है भ्रूणपोष विकास की जो यह घटना होती है, वह क्या कहलाती है? फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म कहलाती है ना। यानी कि स्वतंत्र भ्रूणपोष कहलाती है ना। बात समझ में आई यहाँ पर? अब कह रहा है इसके पश्चात जब फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म बन गया, तो फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म के पश्चात इसमें क्या होगा? कोशिका भित्ति क्या होगी? रचना होगी। अब कोशिका भित्ति के रचना के पश्चात इसमें कोशिकीय भ्रूणपोष का निर्माण होगा, है ना। कोशिका भित्ति के निर्माण यहाँ आपको दिखा है ना, जब यहाँ फ्री जो है जब इसमें कोशिकी जो है कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ है, तो कोशिका भित्ति के निर्माण के पश्चात केंद्र की कोशिका का निर्माण हुआ है। अब यह केंद्र की भ्रूणपोष के अंदर जब केंद्र की कोशिका का निर्माण होता है, तो इस केंद्र की कोशिका के यही केंद्र की कोशिका क्या करती है? धीरे धीरे भ्रूणपोष ऊतकों का निर्माण करती है ना। यानी कि भ्रूणपोष ऊतकों का निर्माण करती है। अब क्या होता है? कोशिकी कण से पहले मुक्त न्यूक्लियाइयों की संख्या में क्या होती है? भिन्नता होती है। जैसे कि मान लीजिए कुछ जो भ्रूणपोष के अंदर जो सेलुलर डिवीजन, मतलब जो कोशिका विभाजन होता है, इसमें क्या होता है कि इनकी कोशिकाओं में कुछ भिन्नता होती है ना, डिफरेंसेस होती हैं। वह किस कारण होता है? मुक्त यानी कि फ्री न्यूक्लियर जो है, जो फ्री न्यूक्लियाई जो होते हैं, यानी कि उनके फ्री न्यूक्लियाइयों की वजह से क्या होती है? इसमें कोशिकाओं में क्या होती है? डिफरेंसेस पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है ना। अब ये जो घटना है जनरली आपको यहाँ बताया गया है कि जो है ये जो घटना है, कह रहा है कच्चे नारियल का पानी हजारों न्यूक्लियाइयों से क्या होता है? बना मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष है। तो सफेद भाग क्या है? कोशिकीय भ्रूणपोष है ना। तो ये जो घटना है बताया गया, उसको वहां पर लिखा गया है। और आपको बताया गया कि मतलब कुछ ऐसे भ्रूणपोष होते हैं जिनमें एम्ब्रियो द्वारा पूर्णतः उपयोग में लिए जाते हैं भ्रूणपोष, जैसे मटर हो गए, है ना, और नारियल हो गए, जिसके द्वारा पूर्णतः उपयोग में नहीं लिए जाते, है ना। तो ये पूरी घटना थी क्या? निषेचन पश्च संरचना और घटना है ना। तो किस प्रकार से भ्रूणपोष का निर्माण होता है, भ्रूणपोष से भ्रूण का किस प्रकार से निर्माण होता है, यह पूरी घटना है इंडोस्पर्म। और देखिए इसके बाद अगर हम जनरली अगर एम्ब्रियो की बात करें,
तो एम्ब्रियो क्या होता है कि आप लोग को बताया गया पहले कि जो हमारा एम्ब्रियो जो भ्रूण होता है वो बीजांड द्वारी सिरे पे क्या होता है, विकसित होता है। जनरली जो एम्ब्रियो बनता है वह जो मेल गैमेट होता है उसके फर्टिलाइजेशन के पश्चात क्या किसका युग्मनज का निर्माण होता है, उसी युग्मनज से किसका निर्माण होता है, एम्ब्रियो का। ये बीजांड द्वारी सिरे पर विकसित होता है। उसके पश्चात करा अधिकतर युग्मनज में निश्चित सीमा तक भ्रूणपोष विकसित होने पर विभाजन होता है ना। अब उसके पश्चात कह रहा है कि एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री दोनों में भ्रूण विकास की प्रारंभिक प्रावस्था क्या होती है, समान होता है। जनरली एक बीजपत्री हो चाहे द्विबीजपत्री, मतलब एक बीजपत्री यानी कि ऐसा पुष्प जिसमें बीजों की संख्या क्या हो, मतलब कि जो एक बीजपत्री हो और जिसमें बीजों की संख्या क्या हो, दो हो, है ना। तो जनरली एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री में क्या होता है कि जो भ्रूण विकास की जो प्रक्रिया होती है ये दोनों में क्या होती है, समान होती है ना। समान होने का मतलब ये होता है जैसे कि मान लीजिए इसमें क्या होता है कि जब युग्मनज का निर्माण होता है तो इस युग्मनज के निर्माण के पश्चात जो है पहले प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज आता है ना। प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज आता है। प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद जो है ये गोलाकार शेप में होता है ना, स्फेरिकल फॉर्म में। फिर जो है हार्ट शेप इसका बनता है और मेच्योर एम्ब्रियो का इसके बाद क्या होता है, निर्माण होता है। इसको हम कल अच्छे से और देखेंगे, है ना। लेकिन जान लीजिए जैसे कि स्त्रियों में क्या होता है, जो माताएं होती हैं उन माताओं के अंदर जनरली क्या होता है कि जब निषेचन का प्रक्रिया शुरू होता है तो उसमें जो है मोरूला जो है ब्लास्टूला जो है और उसके बाद गैस्ट्रूला बनता है ना। तो मोरूला ब्लास्टूला और गैस्ट्रूला जो बनने की प्रक्रिया होती है, ठीक वैसे ही जो है हमारे इस पुष्प में जो है जब एक युग्मनज का विकास होता है तो ये जो मोरूला है, मोरूला ब्लास्टूला और गैस्ट्रूला, ये जो सारी घटनाएं हम लोग जब पढ़ेंगे मानव जनन, है ना, मानव जनन पढ़ेंगे तो ये एक स्त्री के अंदर जो है किस प्रकार से जो है निषेचन के पश्चात कौन कौन साइकिल मतलब किस चक्र में जो हमारा निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है उसके अंतर्गत आता है मोरूला ब्लास्टूला गैस्ट्रूला। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा जो एम्ब्रियो पुष्पों में जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के पश्चात जब युग्मनज का निर्माण होता है, जब युग्मनज का निर्माण होता है उसके बाद इसका आता है कि स्टेज जिससे हम लोग प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज कहते हैं, है ना। प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज उसके बाद आता है आपका क्या, उसके बाद ये गोलाकार शेप बनता है। गोलाकार शेप के बाद जो है हार्ट शेप बनता है और हार्ट शेप के बाद जो है मेच्योर एम्ब्रियो क्या होता है, निर्माण होता है ना। तो